ओके, सो दिस इज़ लेक्चर 2 ऑन NLM। और लास्ट लेक्चर में हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बना रहे थे, तो आज भी थोड़े से वही क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, सो अभी ये हम पुली वाले एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। लास्ट टाइम जो थे वो हमारे सिस्टम ऐसे रखे हुए थे बस। ठीक है, पुली में क्या होगा, अब ये जो पुली हम ले रहे हैं इट इज़ अ फ्रिक्शन लेस पुली। ठीक है, मतलब आराम से आप इसमें खींच सकते हो आपके ऑब्जेक्ट को। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये M1 है, ये M2 है। अगर आपका मास M1 बड़ा है तो ऑब्वियसली इस तरफ आपका बॉडी नीचे मूव करेगा, और मूव करेगा तो एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, सबसे पहले तो हम सारे फोर्सेस मार्क करेंगे। ये M1 है तो नीचे M1G लग रहा होगा, इधर लग रहा है तो ऊपर ऑब्वियसली टेंशन होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब इधर M2G लग रहा होगा तो इधर ऑपोजिट में टेंशन लग रहा होगा। अब इधर T1 और T2 नहीं लेंगे, दोनों में टेंशन सेम लिया। क्यों? क्योंकि देखो वायर कनेक्टेड है, एक ही वायर है, और अगर एक वायर है तो पूरे वायर में सेम टेंशन होगा। ठीक है, तो एक बार अगर आपने सारे फोर्सेस मार्क कर दिए, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। तो अगर मैं M1 के लिए बनाती हूँ तो M1G उसे नीचे खींच रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि अगर ये नीचे एक्सेलरेशन A से मूव कर रही है तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, एंड फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ M2 बनाओगे, देखो टेंशन से अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है ना, मतलब इसमें कौन डोमिनेट कर रही होगी फोर्स, टेंशन। टेंशन ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर मूव कर रही है, तो हम लिख सकते हैं that T minus M2G is equals to M3A. Is this clear? So this is first equation, this is second equation. दोनों को सॉल्व करने के लिए हम ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे तो टेंशन से टेंशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जब ऐड किया तो आपको मिला M1 माइनस M2G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A। तो A कितना आ गया, M1 माइनस M2G अपॉन M1 प्लस M2। ये आपका एक्सेलरेशन आया है। ठीक है, अब इसमें तो ये तो हमने एक्सेलरेशन निकाला था। अब टेंशन निकालना है तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो एक ही वैल्यू। इक्वेशन 1 था आपका M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A, तो T कितना आ जाएगा, M1G माइनस M1A। ठीक है, A की जगह क्या लिख दोगे, जो हमने अभी निकाला है, दैट इज M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2G। ये लिख दिया। इसको सॉल्व करोगे LCM लेके, ये सॉल्यूशन मैंने इधर लिख रखा है। आपका टेंशन आ जाएगा 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ओके, ये खुद सॉल्व करके देखना है। नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इधर एक ऑब्जेक्ट ऐसे M2 रखा हुआ है, फिर एक पुली से बंधा हुआ है M2, दूसरा M1। ओके, अब ये ऑब्वियसली नीचे मूव कर रहा है, तो लेट्स से कि जो एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है इट इज़ A, तो ये भी एक्सेलरेशन A से मूव कर रहा है, ये भी एक्सेलरेशन A से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब सारी फोर्सेस अगर हम मार्क करेंगे तो देखो इसका M1G नीचे लग रहा होगा। ओके, अब M1G अगर नीचे लग रहा है तो ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन। इसके लिए ऊपर टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, अगर इसका टेंशन ऊपर लग रहा है तो इस वायर के लिए टेंशन आगे की तरफ लग रहा होगा। ठीक है, क्योंकि वही टेंशन इसको खींच रही है। ऑलराइट, तो ये इसका वो था, सारे फोर्सेस थे। अब किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आए कि भाई इसका भी तो M2G नीचे लगेगा, तो भाई अगर M2G इसका नीचे लग रहा है तो इसका N2 ऊपर भी तो लगेगा, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन या नीचे की डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, मूवमेंट हो रहा है राइट साइड में। ठीक है, तो ये फोर्सेस इसलिए मैंने ड्रॉ नहीं किए और आप भी ड्रॉ नहीं करोगे। ठीक है, तो अब हम FBD बनाते हैं। तो अगर मैं M1 के लिए बनाऊं तो देखो नीचे मूव कर रही है तो M1G बड़ा होगा ना, तो M1G माइनस T इज इक्वल्स टू M1A। दिस इज फर्स्ट। और अगर मैं सेकेंड के लिए लगाऊं तो सेकेंड में तो क्या है, सेकेंड में कुछ है ही नहीं, बस ये बॉडी आगे मूव कर रही है, तो ये T इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इधर M2A आ जाएगा। T इज इक्वल्स टू M2A, क्योंकि ये इससे मूव कर रही है एक्सेलरेशन A से, T की वजह से, तो T इज इक्वल्स टू M2A। अब हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो एडिंग 1 and 2, M1G इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2A, तो A आ गया है यहाँ से M1G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आया है, टेंशन निकालना है तो हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं इन इक्वेशन 2। हमें पता था 2 इक्वेशन क्या थी, दैट T इज इक्वल्स टू M2A, तो A की जगह क्या लिख दोगे, ये जो वैल्यू आपने निकाली है, यानी M1G अपॉन M1 प्लस M2। तो आपका टेंशन क्या आ गया, आपका टेंशन आ गया M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे। वेट ऑफ द बॉडी इन अ मूविंग लिफ्ट।
जब लिफ्ट में आप मूव कर रहे होते हो ऊपर या नीचे, तो आपको क्या लगता है कि आपका वेट क्या है, ठीक है, इट डेफिनेट। और वो वेट जो होता है वो होता क्या एक्चुअली, वो होता है mg, ठीक है। और इसको मेजर किससे करते हैं, इट इज़ मेजर्ड बाय अ वेइंग मशीन और स्प्रिंग बैलेंस, इट इज़ और वेइंग मशीन या फिर स्प्रिंग बैलेंस से इसको मेजर किया जाता है, ठीक है। अब when a body is on weighing machine, its weight is vertically downwards, ठीक है। जब आप कोई इंसान weighing machine पे खड़ा हो रहा है तो उसका weight vertically downwards लग रहा है। There is an equal and opposite reaction on the body from the surface of weighing machine which is recorded। अब इधर weight नीचे लग रहा है तो एक normal force भी आ रहा है, क्योंकि देखो body contact में है, contact में है तो surface के normal में normal force लगेगा, ठीक है। अब ये जो आपका नॉर्मल फोर्स लगता है, ये नॉर्मल फोर्स ही वो वेट होता है, ठीक है, जो मशीन में रिकॉर्ड होता है। दिस नॉर्मल रिएक्शन इज योर वेट। ये वाला वेट नहीं ले रहे हम mg, ठीक है, हम ले रहे हैं जो नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है। एंड नॉर्मल रिएक्शन तो चेंज भी हो सकता है ना, मतलब सपोज आपका mg नीचे लग रहा है, n के साथ कुछ एक और फोर्स ऊपर लग रहा है, तो हम बात करते हैं n + f = g। तो इस केस में आपका n थोड़ा कम हो गया तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो वेइंग मशीन है उस पर रिकॉर्ड कौन सा वेट हो रहा है, दिस नॉर्मल फोर्स, ठीक है, बस ये याद रखना है आपको, ओके। सो व्हेन अ बॉडी इज ऑन वेइंग मशीन विच इज एन एक्सेलरेटेड लिफ्ट, अगर सपोज आपकी एक लिफ्ट है, एक्सेलरेटेड लिफ्ट मतलब या तो वो किसी एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, और उस केस में अगर आप बॉडी का वेट रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, तो उस वेट को हम लोग बोलते हैं अपैरेंट वेट, ठीक है। एक्चुअल वेट नहीं, अपैरेंट वेट बोलेंगे। कब बोलेंगे, व्हेन द बॉडी इज ऑन वेइंग मशीन विच इज एन एक्सेलरेटेड लिफ्ट में है, ठीक है। तो इसका पहला केस लेते हैं, दैट लिफ्ट इज एट रेस्ट। लिफ्ट रेस्ट पे है तो या तो वेलोसिटी 0 होगी या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। रेस्ट पे है तो सॉरी वेलोसिटी 0 होगी, ओके, वेलोसिटी 0। तो क्या हो रहा है, आपका वेट mg नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर होगा, तो जो अपैरेंट वेट होगा वो आपका नॉर्मल होगा। और इस केस में आपका नॉर्मल किसके इक्वल है, mg के इक्वल ही तो है, तो हम बोल देते हैं ये r को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ अपैरेंट वेट, ठीक है। तो r कितना हो गया mg, मतलब जो वेइंग मशीन है उस पर mg ही रिकॉर्ड होगा जितना एक्चुअल है, बिकॉज योर लिफ्ट इज नॉट मूविंग, ओके। नेक्स्ट, योर लिफ्ट इज मूविंग अप विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ये एक्सेलरेशन ऊपर लग रहा है। तो देखो अगर हम इसको रिजॉल्व करेंगे तो एक तो mg नीचे लग रहा होगा, ठीक है, आपका एक वेट जो है नॉर्मल r' वो ऊपर लग रहा होगा, और ये ma भी ऊपर लग रहा है, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन है तो किसी फोर्स की वजह से हो रहा होगा, तो f कितना हो गया ma, ठीक है। अब ध्यान से देखो, चूंकि ये जो चीज़ है वो ऊपर मूव कर रही है विद एन एक्सेलरेशन a, तो हम बोल सकते हैं कि r' mg से ज़्यादा होगा, r' mg से ज़्यादा है तभी तो ये ऊपर मूव कर रहा है। जैसे इधर F1 लग रहा है, इधर F2 लग रहा है, ये बॉडी आगे मूव करेगी, मतलब क्या होगा कि F1 इज ग्रेटर देन F2, और इधर मूव करेगी मतलब F2 इज ग्रेटर देन F1, ठीक है। तो अगर मुझे इक्वेशन लिखनी है तो मैं क्या लिखूंगी, दैट r' - mg विल गिव यू ma। ऊपर का फोर्स नीचे से ज़्यादा है, इसलिए एक एक्सेलरेशन नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो r' - mg इज ma, तो r' कितना आ गया mg + ma, यानी r' = ma + g, ठीक है, ओके। तो अपैरेंट वेट इस केस में क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। जब आप ऊपर जाते हो तो आपका वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट इज योर लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है। अगर इसका डायग्राम ड्रॉ करना है तो देखो mg नीचे लग रहा होगा, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है मतलब कुछ ma होगा नीचे, एंड ऊपर ये आपका अपैरेंट वेट है। आपकी जो बॉडी वो नीचे मूव कर रही है, इसका मतलब mg मस्ट बी ग्रेटर दैन r', ठीक है, तभी ma आ रहा है आपका। तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, दैट mg - r' इज इक्वल्स टू ma। तो r' आ गया mg - ma, यानी mg - a। तो ये आपका अपैरेंट वेट है। तो देखो ये कम हो रहा है, तो जब आप नीचे जा रहे हो तो आपको कम फोर्स एक्सपीरियंस होती है, ठीक है। सो ये 3 केसेस थे। नेक्स्ट, कॉन्टैक्ट फोर्स। वैसे तो मैं थोड़ा कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ। जैसे नॉर्मल फोर्स जो है या फ्रिक्शन फोर्स जो है वो तभी पिक्चर में आती है जब दो बॉडीज़ के बीच में कॉन्टैक्ट हो रहा होता है, ठीक है।
तो अगर कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने पड़े तो देखो बहुत सारी फोर्सेस पिक्चर में आएंगी। एक तो ये डेफिनेटली है कि M2 और इस सरफेस का कांटेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर एक फोर्स होगी नॉर्मल, यहाँ पर भी एक नॉर्मल फोर्स होगी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी तो कांटेक्ट में हैं। जो हमने अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को दूर दूर रखा था, तो इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं था, तो कोई फोर्स नहीं आ रही थी। बट ये वाला जो केस मैंने आपको बताया, इसमें ये दोनों ऑब्जेक्ट्स भी तो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कांटेक्ट हो रहा है, तो इनके पास इनके ऊपर भी फोर्स लगती है। ठीक है, मतलब अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में F लगा रहा है तो ये M2 भी इस डायरेक्शन में फोर्स F लगा रहा होगा। ठीक है, तो अगर हमें सॉल्व करने इस तरीके के क्वेश्चंस तो देखो कैसे करेंगे। सपोज हम इस डायरेक्शन में F लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है। अब ये क्योंकि कांटेक्ट हो रहा है तो ये इधर कुछ F लगा रही होगी और ये M2 भी इधर कुछ F लगा रहा होगा, और दोनों सेम होंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर दो बॉडीज़ के बीच में M1 M2 के बीच में फोर्स लग रही होती है तो उनका फॉर्मूला सेम ही होगा। ठीक है, सो यानी वो इक्वल होंगी। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम M1 का बनाऊँ तो देखो M1 में इस डायरेक्शन में आपका F लग रहा है ना, और इस डायरेक्शन में आपका स्मॉल f, ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स थी वो लग रही थी स्मॉल f। ठीक है, तो चूंकि ये आगे बढ़ रहा है मतलब ये कैपिटल F बड़ा होगा, तो मैं लिख सकती हूँ दैट कैपिटल F माइनस स्मॉल f इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर मैं M2 की बात करूँ तो M2 पे कोई कैपिटल F तो लग नहीं रहा, वो तो M पे लग रहा था। M2 पे ओनली फोर्स एक्टिंग इज द कॉन्टैक्ट फोर्स जो F एक्ट कर रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, एंड उस F की वजह से ही आपका क्या हो रहा है, ये एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं दैट स्मॉल f इज इक्वल्स टू M2A। ठीक है, तो स्मॉल f आ गया। अब हमको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो हम क्या करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 and 2, तो आ जाएगा कैपिटल F माइनस स्मॉल f प्लस स्मॉल f इज इक्वल्स टू दिस। सो ये कैंसिल हो गई, तो f कितना आ गया यहाँ से, M1 प्लस M2A, यानी A इज इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2। मतलब अगर बॉडीज कॉन्टैक्ट में हैं तो वो एक सिंगल मास की तरह एक्ट करेंगी। फॉर सपोज अगर मैं तुम्हें ये M1 और M2 देती, ठीक है, और ये फोर्स F से मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमें पता है F इज इक्वल्स टू M इंटू A। तो A कितना हो जाएगा, F अपॉन M, और M क्या हो जाएगा, टोटल मास M1 प्लस M2, और वही आंसर भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें 3 मासेस हैं। ठीक है, तो ये एक फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे एक फोर्स लग रहा होगा से F1। अगर इस डायरेक्शन में F1 लग रहा है तो इधर भी F1 लग रहा होगा। ठीक है, अब इधर F1 लग रहा है तो इसके बीच में भी यहाँ पर भी एक फोर्स लग रहा होगा, लेकिन वो डिफरेंट होगा क्योंकि यहाँ पर अलग बॉडीज़ का कांटेक्ट है, यहाँ पे अलग बॉडीज़ का कांटेक्ट है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आपका F1 लग रहा था तो यहाँ पे F2 लगेगा और यहाँ पे भी F2 लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर रखे हैं, इसको थोड़ा एक्सपैंड करके देखते हैं। इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये F इधर लगा, फिर स्मॉल F1 इधर लगा, स्मॉल F1 इधर लगा, फिर इसके लिए F2 इधर लगा, F2 इधर लगा, क्योंकि यहाँ पे सेम कांटेक्ट है तो इधर और इस डायरेक्शन में सेम लगेगा। इधर आपका एक ही कांटेक्ट है तो इधर इस डायरेक्शन में एंड इस डायरेक्शन में सेम फोर्स लगेगा। इज दिस क्लियर? तो अगर मैं FBD लिखूँ ऑफ 1, तो देखो 1 पे क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में F लग रहा है, इस डायरेक्शन में स्मॉल F1 लग रहा है। अब ऑब्वियसली ये आगे की डायरेक्शन में मूव कर रही है तो कैपिटल F बड़ा होगा, तो हम लिख सकते हैं F माइनस F1 इज इक्वल्स टू M1A। ठीक है, अगर हम सेकेंड बॉडी की बात करें तो उसमें 2 कांटेक्ट हो रहे थे, M1 की वजह से ये हो रहा था F1 और फिर एक F2 लग रहा था, और चूंकि बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो हम लिख सकते हैं दैट F1 माइनस F2 इज इक्वल टू M2A। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। और जब हम थर्ड बॉडी पे आते हैं M3 पे, तो उस पर तो सिर्फ इस डायरेक्शन में F3 लग रहा है और यहाँ पर A लग रहा है। ठीक है, तो वही F2 इज इक्वल्स टू M3 हो जाएगा। ओके, अगर हम FBD ऑफ 3 की बात करें तो देखो F2 इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये एक्सेलरेशन इधर जा रहा है, मतलब ये M3 की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा है, तो F2 इज इक्वल्स टू M3 हो गया। अब तीनों इक्वेशन मिल गई हैं, इनको सॉल्व करोगे कैसे, ऐड कर दो। तो जब इनको ऐड करोगे तो F माइनस F1 प्लस F1 माइनस F2 प्लस F2 इज इक्वल्स टू दिस आ जाएगा। तो F आ गया आपका M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A, और A आ गया आपका F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आ गया। ठीक है, अब तुम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो हम फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो तो देखो एनीवे कैंसिल हो रही हैं,
तो हम डायरेक्टली F/A=F/m यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे हम ये टोटल मास लिख देंगे। डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन ये तब जब सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा है। क्या अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन m1 एंड m2, तो क्या करोगे? तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर सिर्फ एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो इसको एक सिस्टम ट्रीट कर सकते हो, है ना, और FBD बनाने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर बोला है कि इंटरनल फोर्सेस भी कैलकुलेट करनी है तो फिर FBD करना पड़ेगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्करेंट फोर्सेस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है। इक्विलिब्रियम के बारे में बात करना है और कॉन्करेंट फोर्सेस। तो सबसे पहले कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होती हैं? वो फोर्सेस जो एक ही पॉइंट से इमर्ज हो रही हैं। जैसे ये पॉइंट से F1 जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, ये पॉइंट से आपका F1 F2 F3 जा रहा है। तो अगर सेम पॉइंट से जनरेट हो रही हैं फोर्सेस, सेम पॉइंट से, तो उन्हें क्या बोलते हैं? कॉन्करेंट, ठीक है। अब उसके इक्विलिब्रियम की बात करते हैं हम लोग। Equilibrium of a particle refers to a situation when the net external force on a particle is zero. किसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम पे है, कब? जब उस पर नेट जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं वो क्या हो जाए? ज़ीरो हो जाए, ठीक है। सपोज इतनी सारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो जब उनका वेक्टर सम करूं और वो ज़ीरो आ जाए तो हम बोलेंगे कि हाँ वो पॉइंट किस पे है? इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। जैसे अगर सपोज इस पे F1 लग रहा है और इस पे F2 लग रहा है, मुझे बताना है कि ये पॉइंट O है, इसे इक्विलिब्रियम में होना है, तो क्या कंडीशन होगी? कंडीशन होगी दैट वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 शुड बी ज़ीरो। इसका मतलब वेक्टर F1 शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर F2। ये कंडीशन होगी तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। इज दिस क्लियर? अगर ये पॉइंट पे तीन फोर्सेस लग रही हैं F1 F2 F3, मुझे ऐसी कंडीशन बतानी है जब ये जो पॉइंट O है यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो, तो क्या लगाओगे? F1 प्लस F2 प्लस F3 शुड बी ज़ीरो। तो F1 प्लस F2 किसके बराबर आ जाएगा? माइनस F3 के। मतलब यहाँ पर एक फोर्स लग रही होगी जो इसको कैंसिल आउट कर देगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज लामीज थ्योरम। तो लामीज थ्योरम क्या है? ये कंडीशन देती है तीन कॉन्करेंट फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की, कि तीन कॉन्करेंट फोर्सेस इक्विलिब्रियम पे होती हैं इफ़ F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा हो जाए। ये अल्फा बीटा गामा क्या है? जैसे F1 की बात कर रहे हो, ठीक है, तो F1 से जुड़े हुए हैं गामा और बीटा, और अलग से है अल्फा, ठीक है। तो F1 अपॉन साइन अल्फा। उसी तरीके से जब F2 की बात करोगे, F2 की, तो इसके साथ है गामा और अल्फा। कौन सा काम नहीं है? बीटा। तो F2 अपॉन साइन बीटा, ठीक है। एंड जब F3 की बात करोगे ये, तो इसके साथ में अल्फा और बीटा। कौन सा साथ में नहीं है? गामा। तो F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो लामीज थ्योरम क्या बोलता है? इट गिव्स यू द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ थ्री कॉन्करेंट फोर्सेस। तो हम बोलेंगे पॉइंट O विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ F1 अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा, ठीक है। तो इतना तो समझ आ गया कि पॉइंट्स इक्विलिब्रियम पे कब होंगे? जब इनका वेक्टर सम क्या हो? ज़ीरो। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वेक्टर्स को हमको ईजी करने के लिए हम क्या करते हैं? रिजॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स में। तो इक्विलिब्रियम पे तब होगा जब सारे हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट्स अलग से ज़ीरो हो जाएं एंड सारे वर्टिकल कॉम्पोनेंट्स अलग से ज़ीरो हो जाएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है मेरे पास, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है और F3 इधर लग रहा है 30 डिग्री एंगल पे, ठीक है। इनको क्या करना है? इक्विलिब्रियम में प्रूफ करना है। नहीं, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन निकालनी है कि F1 F2 F3 में क्या रिलेशन हो। तो ध्यान से समझो, सबसे पहले आपका काम होगा कि सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करोगे एक्स एंड वाई डायरेक्शन के अलॉन्ग। अभी F1 तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। F2 वाई में है, रिजॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। F3 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो जहाँ पे थीटा होता है वो हो जाता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा F3 कॉस 30 डिग्री, ठीक है। एंड इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? F3 साइन 30 डिग्री। ये मैंने इधर लिखा हुआ है, ठीक है, इस डायग्राम में, ओके। तो मैंने क्या बोला? इक्विलिब्रियम पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अपने आप को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वर्टिकल अपने आप में, ठीक है। तो इधर आपका हॉरिजॉन्टल क्या है? F1 एंड F3 साइन 30। तो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग कब इक्विलिब्रियम आएगा? जब F1 विल बी इक्वल टू F3 साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने लिख दिया F1 इज इक्वल टू F3 साइन 30, यानी F1 इज इक्वल टू F3/2। तो ये तो हमारी इसके लिए कंडीशन आ गई। एंड वर्टिकल के लिए क्या आ जाएगी? वर्टिकल के लिए आ जाएगी
दैट योर F3 cos 30 डिग्री इज इक्वल्स टू F2। तो cos 30 कितना हो गया, F3 √3/2। तो ये आपकी F2 पे कंडीशन आ गई। ओके तो हमने F1 को भी F3 के टर्म्स में निकाल दिया और F2 को भी F3 के टर्म्स में निकाल दिया। सो दिस इज द कंडीशन जब ये तीनों वेक्टर्स क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में आएंगे। ठीक है,